खड़ा हुआ। हमारे साथ डॉक्टर हीरामन तिवारी हैं जो कि प्रोफेसर हैं भारतीय संस्कृति एवं इतिहास के जेएनयू में। वो इसके जो इतिहास है उसके विषय में और ज़्यादा जानकारी देंगे। डॉक्टर साहब, किस तरह से आप देखते हैं, कैसे इसको परिभाषित करेंगे इस लिहाज से भी कि वो जो मैंने कहा ना कि वो पुराणों से लेकर के और आज तक जीवंत है, और इसका एक लंबे कालखंड में हर बार सोमनाथ को गिराने की कोशिश की गई, लेकिन वो लोग मिट गए जिन्होंने इसको मिटाने की कोशिश की। निखिल जी, कृतिका जी, सबसे पहले तो बहुत नमस्कार और जय सोमनाथ। आप दोनों के मैं की चर्चा सुन रहा था, आप दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे, बहुत मार्मिक चर्चा कर रहे थे इसके इतिहास की, इसकी महत्ता की। और सोमनाथ जो आपने बताया कि ये प्राण तत्व है, भारतीय सभ्यता का प्राण तत्व, चूंकि शिव प्राण तत्व है। और जब इतिहास की बात होती है तो यद्यपि हमको सुनने को पढ़ने को मिलता है कि 17 बार इस पर आक्रमण किया गया था। सोमनाथ पर धन लालसा के लिए आक्रमण किया गया होता तो हम बात मान लेते, लेकिन जितनी बार आक्रमण हुआ उतनी बार इस प्राण तत्व को मिटाने का प्रयास किया गया। और यही आप दोनों जब चर्चा कर रहे थे कि चूंकि ये प्राण तत्व है और चूंकि वो अरेबियन सागर की जो एक लहर है, वो लहरें बार बार आकर के सोमनाथ की नींव पे थपेड़े देती रही हैं और यह स्मरण कराती रही हैं कि इसको पुनर्जीवित रखना है। और इसी उद्देश्य से 1026 में जब सबसे बड़ा आक्रमण हुआ था, गजनी ने किया था, उसके बाद 3 बार और इसको तोड़ा गया। जितनी बार इसको तोड़ा गया उतनी बार उसको बनाया गया। और अंत में चूंकि आधुनिक भारत के इतिहास की चर्चा चूंकि आपने की है, तो ये आपको अभी चर्चा आप भी करते कि जो संकल्प की बात है, भारत के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वहां पर नवंबर 1947 में खड़े होकर के एक जल लेकर के उस सागर से और एक संकल्प किया था और आह्वान किया था पूरे देशवासियों से और विशेषतया गुजरात के वासियों से कि हमें सोमनाथ के मंदिर को भव्य और सुरम्य बनाना है। और ये उनका जो संकल्प था वो 1951 में पूरा हुआ। ये बहुत ही दुख की बात है कि वो अपने इस भव्य मंदिर को देखने के लिए जीवित नहीं थे, लेकिन जब समिति ने तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बुलाया इसके अनावरण के लिए, इसके लोकार्पण के लिए, ये बहुत ही जटिल इतिहास है। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका विरोध किया था। इसके बावजूद बाबू राजेंद्र प्रसाद जी वहां पर गए और जब वहां पर उन्होंने कहा कि यह संकल्प हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल का था, जिन्होंने हाथ में जल को तर्पण लेकर के कहा था, जब तो संकल्प से सिद्धि का जो ये मार्ग था वो 1951 में पूरा हुआ। और उसके 75 वर्ष पे जो सोमनाथ का अमृत काल चल रहा है, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ये बीड़ा उठाया है, इसको सेलिब्रेट करने के लिए, इसको जिस भारत के प्राण को उसमें प्राणीभूत प्राणपण से उसकी जो उसकी संकल्पना है, उनकी जो सरदार पटेल की संकल्पना थी। लेकिन साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, प्रधानमंत्री ने अभी हाल में अपने लेख में भी लिखा था 2-3 दिन पहले, ये जो संकल्प है इसकी सिद्धि तो हो गई है, लेकिन इसके साथ साथ विरासत के साथ साथ हमें विकास भी रखना है। इसलिए जब भी इन स्थलों का विकास होगा उसके साथ भारत के आर्थिक विकास का जो भाव है वो जुड़ा हुआ है। चाहे वो मार्ग प्रशस्त किए जाने हो, रोड बननी हो, एयरपोर्ट बननी हो, संसाधन करने हो, दुकानें हो, होटल हो। आप कल्पना कीजिए कि भारत के लोग, जैसे आप दोनों चर्चा कर रहे थे, मैं उसी को दूसरे शब्दों में बता रहा हूं कि इस भारत के प्राण को यदि हमें समझना है तो उसके साथ विकास, विरासत के साथ साथ विकास को भूल नहीं जाना है। ये बहुत ही आवश्यक है 21वीं शताब्दी में। इसलिए सरदार पटेल की जो संकल्पना थी, जो संकल्प था, जो सपना था, वो पूरा हुआ। लेकिन उस सपने के साथ जब विकास आगे बढ़ेगा, उसको पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितना कार्य 10 वर्षों में किया है, सिर्फ हिंदू धर्मास्थलों के लिए ही नहीं, आपको स्मरण होगा अभी हाल में ही पिछले 1 वर्ष में बौद्ध स्थलों के लिए कितना, बौद्ध म्यूजियम के लिए कितना काम किया है। इसलिए विकास और विरासत को जब हम 2 पहिया मान लेते हैं किसी सभ्यता की, तो हमें आज जो दृश्य दिखाई पड़ रहा है। एक बात जहन में आती है, आप कुछ पूछना चाह रही है उनसे, लेकिन मैं एक बात मेरे जहन में आ रही है। दरअसल